नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ये मंच हमने सजाया है इंडिया एट 2047 का कॉन्क्लेव है और ऐसे में जो नया भारत है उसे परिभाषित करने के लिहाज से ये जो सत्र अब आप देखने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, पहले ये समझिए आप। जो नया भारत है उसका आकर्षण आधुनिकता की ओर है, लेकिन उसे प्यार अपनी परंपरा से, और इसीलिए वो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के साथ जो ग्लोबल ब्रांड के तौर पर भारतीय ब्रांड्स की पहचान दुनिया भर में जो पहुंचानी है उसी को अंजाम दे रही है जयपुर वॉच कंपनी, जिसके फाउंडर गौरव मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियां गौरव जी के लिए हो जाए। अच्छा, मुझे भी अभी अभी पता चला, अगर पहले पता चलता तो शायद हम यहां पर एक छोटे से केक का इंतजाम कर सकते थे। आज जयपुर वॉच कंपनी की एनिवर्सरी है। तारीख आज क्या है? 20 जनवरी। तो 20 जनवरी 2026 जब आज गौरव जी हमारे साथ इस मंच पर बैठे हुए हैं, ये मौका ऐसा है गौरव जी के लिए कि वो पीछे मुड़कर देखेंगे। 2013 20 जनवरी की ही तारीख थी जब जयपुर वॉच कंपनी की नींव पड़ी थी। गौरव जी ये 13 साल का सफर कैसा रहा? 13 साल का सफर आसान तो नहीं था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है 13 साल का सफर। भारत से एक ब्रांड बनाना, वो भी एक ऐसी कैटेगरी में जिसके लिए भारत को लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। लोगों का मानना है कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जहां से ही वॉचेस बन सकती है, तो स्विस वॉचेस जी। हाँ। तो उस क्षेत्र में एंटर करना और वहां पे एक पहचान बनाना भारत के लिए और भारत से एक ब्रांड बनाना, ये एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। बट हमने कुछ हद तक पूरा किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो आप क्या बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं या आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अपने परिवार में? मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अरे अच्छा जी। तो ये एक और अचीवमेंट जो आपने हासिल किया। तो मुझे ये बताइए कि आपके फादर सीए और आपने शुरू से ही बिजनेस का कि मुझे बिजनेस करना है? शुरू से तो नहीं, पहले तो मैंने भी एक बार जॉब किया था, पर घड़ियों से प्यार था बचपन से और शायद इसी वजह से इस व्यापार में मैं जुड़ा। जो कहते हैं ना, पैशन बिकम्स योर बिजनेस, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जब घर में बताया होगा आपने, अपने फादर को बताया सबसे पहले जाकर, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, रिएक्शन ऑब्वियसली सरप्राइजिंग होता है जब आप किसी को बोलते हैं कि और आज से 13 साल पहले जब मैंने उनको बोला कि मैं वॉचेस बनाना चाहता हूं, तो सरप्राइजिंग रिएक्शन था उनके लिए भी। बट फिर भी उन्होंने साइलेंट रहते हुए भी सपोर्ट किया। उनकी साइलेंस ही एक सपोर्ट था मेरे लिए। शायद मैं इस तरह से इसको प्रेजेंट करूंगा। सर, लेकिन ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि बिल्कुल एक अलग तरीके का आइडिया है, हेरिटेज कॉन्सेप्ट और उसमें मॉडर्निटी लाकर, और इससे आपने घड़ियों का पूरा ब्रांड बना दिया। मैं बता दूं, अगर आप में से, मुझे यकीन है ज्यादातर लोग जानते होंगे जयपुर वॉच कंपनी के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते, अभी मेरे पास तो घड़ी नहीं है जयपुर वॉच कंपनी की दिखाने के लिए, लेकिन ये जो फाउंडर साहब हैं, इन्होंने अपनी कलाई पर एक नहीं दो घड़ियां बांधी हुई हैं। जरा दिखा दीजिए, आप दोनों कलाइयां दिखाइए। तो बहुत से लोग आजकल के बदलते जमाने में एक घड़ी बांधने से भी कतराते हैं। सर, एक बार और जरा सा कलाई दिखानी होगी आपको। तो ये जयपुर वॉच कंपनी की कलाई जो इन्होंने घड़ी दोनों कलाइयों पर बांधी हुई है, और इसके बारे में ये खुद ही बताएंगे क्या खासियत है इन दोनों घड़ियों की। देखिए मैम, मैंने शुरू से 2 घड़ियां पहनी है। 2013 में हमने अपना पहला कलेक्शन लॉन्च किया था। अपनी घड़ियां ही पहनी है ना? हाँ जी। अपनी कंपनी की 2 बांधी है। और 2015 में जब मैंने अपना दूसरा कलेक्शन लॉन्च किया था, तब से मैं 2 घड़ियां पहनता आ रहा हूँ। तो मेरे को काफी समय हो गया, दोनों हाथों पे घड़ी पहनने की आदत है मेरे को। हाल फिलहाल जो मैंने 2 घड़ियां पहनी हुई है, ये स्पेशल वॉचेस है हमारे कलेक्शन की। एक है राजस्थान पोलो एडिशन, जो हमने राजस्थान पोलो क्लब के साथ मिलकर बनाई थी, क्योंकि राजस्थान में पोलो बहुत फेमस है। तो उसके लिए एक स्पेशल एडिशन हमने बनाया था। और दूसरी घड़ी जो मैंने पहनी हुई है, वो आज की डेट में तो बहुत ज्यादा विशेष है। इसका नाम है बाग कलेक्शन। इस पे 1947 का एक सिक्का लगा हुआ है, भारत की आजादी वाले वर्ष का सिक्का है। इस पे एक शेर बना हुआ है जो मेक इन इंडिया के लोगों से, जिसकी रिजेम्बलेंस है बहुत ज्यादा, और इंडिया लिखा हुआ है जिसपे। तो ये खासियत इनकी घड़ियों की देखिए, किस तरीके से वो कॉइन से
सिक्का जो कॉइन होता है उससे सबसे पहली घड़ी इन्होंने बनाई थी, और उसके बाद फिर जो भारतीय परंपरा है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा क्राफ्ट्समैनशिप है, उसी को अपनी घड़ियों के जरिए ये आगे बढ़ाते चले गए, जिसमें बहुत सी पेंटिंग्स जो मशहूर हैं उनका इस्तेमाल घड़ियों में करते हैं ये। इसके अलावा जो फिलगिरी वर्क है उसका इस्तेमाल ये घड़ियों में करते हैं। अच्छा, बड़े मॉडेस्ट से व्यक्ति हैं गौरव जी, अभी सेशन से पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने नहीं बताया, दो घड़ियां इन्होंने अपनी कलाई पर बांध रखी हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो घड़ी है, जो बाघ कलेक्शन वाली घड़ी है, आपको पता है देश में इस घड़ी को अपनी कलाई पर कौन बांधता है? एनी गेसेस? मैं बताती हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं। अब बता दीजिए गौरव जी जरा इस राज के बारे में भी, कब से बांध रहे हैं प्रधानमंत्री इस घड़ी को अपनी कलाई पर? पिछले करीब 8-9 महीने से हमको फोटोज जो दिखी है ऑनलाइन उसमें ये पता चला है कि मोदी जी इस वॉच को पहन रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात इसलिए है कि ये ऐसा नहीं है कि ये वॉच मैं उनको जाके मिल के दे के आया था या प्रेजेंट करी थी, वो खुद की चॉइस से पहन रहे हैं। तो ये आपके लिए भी सरप्राइज था? हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट सरप्राइज था। उनके पहनने के शायद 3 या 4 महीने बाद तो हमको पता चला कि ये हमारी घड़ी है जो उनकी कलाई के ऊपर नहीं, तो है। किसी ने आपको बताया क्या फोन करके, भाई गौरव तुमने देखा तुम्हारी कंपनी की घड़ी मोदी जी की कलाई पर है? एग्जैक्टली यही हुआ था। क्या हुआ था बताइए। मेरे एक फ्रेंड है, उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वो सेलिब्रिटीज की वॉचेस स्पॉट करके डालते हैं। ओके। तो उनका मेरे पास में फोन आया संडे को एक दिन सुबह, बोले कि मुझे लग रहा है ये जयपुर वॉच कंपनी की वॉच है। मैंने कहा आप श्योर हो तभी प्लीज डालना, नहीं तो मत डालना। तो वो बोले नहीं मैं 100% श्योर हूँ, एक बार आप भी चेक करके मुझे कंफर्म करो। फिर मैंने पीएम इंडिया की वेबसाइट पे जो ऑफिशियल गैलरी अपलोड होती है वहां पे जाके लास्ट 5-6 महीने की ब्राउजिंग करी, तो मुझे एक्चुअली के प्रधानमंत्री घड़ी थोड़ा पिक्युलर स्टाइल में पहनते, उल्टी पहनते जी। अंदर की तरफ, तो देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट एक जगह पे मुझे मेरा लोगो बड़ा क्लियरली दिख गया। बट फिर उसके बाद में फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो मैंने कहा हाँ ये हमारी ही घड़ी है। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज इसको डाल सकते हैं, इट्स ओके। एंड उसके तुरंत बाद में मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस। शायद एक दिन के अंदर वो पोस्ट कुछ मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। उसके बाद में प्रिंट मीडिया में आने लग गया, सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ आना, फिर प्रिंट मीडिया, फिर टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे स्टोरी कवर होने लग गई उसकी। और आई थिंक मेक इन इंडिया मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, नॉट जस्ट एक ब्रांड के लिए बल्कि जो भी इस देश में एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का काम कर रहे हैं यूथ, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, देश से एक ऑनेस्ट ब्रांड बना रहे हैं, तो वी विल सपोर्ट यू। और बहुत बार होता है कि नेता लोग सिर्फ बोलते हैं करते कुछ और है, बट आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का एक आह्वान किया, वापस से शायद उसको रिवाइव किया है और वो उनके पहनावे से भी अब दिख रहा है। और उसी को देखते हुए बहुत सारे लीडर्स, नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे लीडर्स इस देश के आज की डेट में हमारी घड़ी भी पहनते हैं। और मतलब स्वदेशी की सिर्फ बात करते ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री स्वदेशी जी कर भी दिखाते हैं। और जिस बात का जिक्र गौरव कर रहे हैं, देखिए हर किसी का अपना स्टाइल होता है घड़ी बांधने का। ज्यादातर लोग लेफ्ट कलाई में घड़ी बांधते हैं, अब मैं हूं पर्सनली, मुझे सीधे हाथ की कलाई में घड़ी बांधना अच्छा लगता है। गौरव ने जिस बात का जिक्र किया, ये तो दो घड़ियां अपनी कलाई में बांधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, अमूमन लोग इस तरीके से घड़ी बांधते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घड़ी का जो डायल है वो अंदर की तरफ रहता है। इस बात का जिक्र, इस तरीके से उनके हाथ में घड़ी रहती है, अंदर की तरफ उनकी घड़ी का डायल रहता है। देखिए जब उन्होंने हाथ किसी रैली में उठाया था, हाँ, तभी हमको घड़ी दिखी। तो ये तो सही है ना, और अच्छे से आपकी मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैलियों में जाते हैं या कहीं से भी वो गुजरते हैं तो वो अभिवादन इसी अंदाज में लोगों का स्वीकार करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जब वो राम मंदिर गए थे, हाँ। जब उनकी पोज आई थी हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करते हुए, तो वहां पे जब उनकी कलाई की तरफ फोकस किया था कैमरा ने, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्लियर स्पॉटिंग हुई थी वॉच की। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। पैसा एक धेला खर्च नहीं हुआ और मार्केटिंग ऐसी जबरदस्त हो गई। देखिए अगर आप ऑनेस्ट इंटेंशन से कुछ भी काम करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक लॉन्ग जर्नी में आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। एंड आई थिंक वो हमारा मूवमेंट था।
बिल्कुल आपका मोमेंट था और उस मोमेंट को न सिर्फ आप बल्कि हर हिंदुस्तानी बहुत गर्व से रिलिश कर रहा है। हम लोग सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली मेक इन इंडिया जब आगे बढ़ेगा, भारत जब आत्मनिर्भर बनेगा, तभी तो 2047 वो विकसित भारत का जो सपना है वो हम सब मिलकर साकार करेंगे। अब एक बार फिर से वो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूं मैं। ये आइडिया आया कहां से और सबसे पहली वो सिक्के वाली घड़ी कैसे बनाई, कौन सा सिक्का इस्तेमाल किया? मैम मेरे को बचपन से ना सिक्कों का बहुत शौक है। मैं सिक्के कलेक्ट करता था, पर मेरे सिक्कों के कलेक्शन का कोई थीम नहीं था। जैसे हर बच्चा एक शायद हमारी जनरेशन में था जिसके पास एक सिक्कों का बॉक्स होता था, कोई विदेश से गेस्ट आता था तो वो सिक्के देता था तो वो जमा करते रहते थे। तो इस तरह का ही था मेरा पैशन। बट एक मौका आया लाइफ में कि किसी से मुलाकात हुई, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी। वो एक बहुत सीनियर कॉइन कलेक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबू दिस इज नॉट द वे आप कलेक्ट करते हो, कलेक्शन के लिए एक थीम होती है। तो फिर मैंने उनको फॉलो करा, एक थीम पे कॉइन्स कलेक्ट करने स्टार्ट करे। एंड एट द सेम टाइम मेरे को एक इंक्विजिटिव चाइल्ड होता है जो बच्चे अपना खिलौना खोलता है, टॉयज ओपन करके देखता है। मैं वॉचेस भी ओपन करता था, टॉयज भी ओपन करता था। तो एक दिन मैंने एक घड़ी ओपन करी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसी समय मेरी टेबल पे एक सिक्का पड़ा हुआ था ब्रिटिश इंडिया का, 1 पैसे का सिक्का जिसमें छेद होता था। समहाउ इट स्ट्रक मी कि इसको इसमें लगा के देखते कैसा लगेगा। मैंने उसको बस चिपकाया और पहन के घूमने लग गया। अचानक लोग मुझसे पूछने लग गए कि ये कहाँ से ली आपने। मैंने कहा मैंने बनाई है। तो लोगों ने बोला आप हमारे लिए भी बना दीजिए। वहां से मेरे को आइडिया स्ट्राइक किया कि मेरे 2 पैशंस में कंबाइन करके अगर मैं कुछ व्यापार बना सकता हूं तो शायद पूरी जिंदगी मेरे लिए हॉलिडे रहेगी, और वही हुआ मेरे साथ में। बिल्कुल, तो पूरी लाइफ अभी काम नहीं है, पूरा हॉलिडेइंग वाला सेशन इट्स अ चल रहा है। पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी ऑनेस्टली। मतलब मेरे को जितना प्यार है मेरे काम से, मुझे मजा आता है रोज ऑफिस जाने में, रोज नई डिजाइन पे काम करने में। और आई थिंक सक्सेसफुल बिजनेस तभी बनते हैं जब आपको अपने बिजनेस से प्यार होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब बात ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की आती है तो आपको क्या लगता है फोकस ज्यादा कहाँ रहा आपका, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में या फिर उस ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के हिसाब से री इन्वेंट करने में? मेरा फोकस एक चीज पे हमेशा ये रहा था कि इंडियन स्टोरीज आर ग्रेट। ओके। और जब मैं वॉचेस बनाने के लिए घूम रहा था, सर्वे कर रहा था, मैं स्विट्जरलैंड भी गया, मैं और देशों में भी गया घूमने के लिए, तब मैंने वहां के वॉच मेकर से मिला तो मैंने एक चीज सीखी उन लोगों से कि उनकी स्टोरी टेलिंग थी बहुत स्ट्रांग। घड़ियों के जरिए स्टोरी टेलिंग, और वो बड़ा प्राउडली अपने कल्चर के बारे में बताते थे, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे वॉचेस के माध्यम से। तो मुझे आने के बाद रियलाइज हुआ इंडिया की स्टोरी शायद दुनिया की सबसे पुरानी जो 2 कंट्रीज है, ग्रीस है और इंडिया है, जिनकी डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज मौजूद है। क्यों ना इंडिया की स्टोरीज को यूज करके वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाई जाए। मेरा विजन शुरू से ये था कि इंडियन स्टोरीज आर सो स्ट्रांग, हमको क्यों किसी विदेशी ब्रांड की कॉपी करने की जरूरत है। हम अपनी ओरिजिनल डिजाइन्स बना सकते हैं हमारी ओरिजिनल स्टोरीज को यूज करके, और हमने वही फॉलो किया। और शायद यही रीजन था कि हमको लोगों ने एक्सेप्ट किया और प्यार मिला लोगों से। तो जब पहली बार ये घड़ियां लॉन्च की आपने तो नर्वसनेस ज्यादा थी, एक्साइटमेंट ज्यादा था? मेरे पास में ऑनेस्टली कोई बिजनेस प्लान नहीं था। ओके। पैशन प्रोजेक्ट था मेरे लिए कि बस घड़ी बनानी है। घड़ी जब बन के आ गई उसके बाद में रियलाइज किया कि अरे यार अब बन के तो आ गई, बेचेंगे कैसे। क्योंकि 2013 की बात है, उस समय इंस्टाग्राम तक एग्जिस्ट नहीं करता था। आज की डेट में तो आप ब्रांड बनाते हो, इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हो, प्रमोट करते हो, रील्स बनाते हो, एंड इट्स बिल्कुल सोशल मीडिया पर आपके पास मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं। ना मेरे पास में इतने पैसे थे कि बड़ी बड़ी वॉच ब्रांड से compete कर पाऊं, क्योंकि आप आज कोई भी मैगजीन उठा के देखिए उसके बैक पेज पे नॉर्मली वॉच का ही ऐड होता है, बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स होते हैं, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। मेरे पास में इतने ही पैसे थे कि मैं एक प्रोडक्ट बना सकता था, उसके आगे का मेरे पास में कोई रनवे नहीं था। तो उसको हमने स्लोली बिल्ड किया। और किसी ने बॉम्बे में, एक मेरे फ्रेंड है, उनका स्टोर था, उन्होंने देखा हमको ऑनलाइन फेसबुक पे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आप लॉन्च करिए अपना प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने ताज होटल्स में लॉन्च की, फिर ओबरॉय होटल्स में लॉन्च करी, फिर धीरे 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 जर्नी हमने बहुत स्लोली करी है। ऑनेस्टली 13 साल में 8 साल 9 साल तो हमने स्ट्रगल पीरियड से निकाला है, लास्ट 5 साल में हमने रियल सक्सेस देखी है। तो
मुझे बताइए ना, वो शुरुआती जो आपका दौर था उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीडबैक्स जो आपको मिलते हो, रिएक्शंस जो आपके सामने आते हो, कोई याद है, कोई जहन में आज भी जो आप साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। जब ऑब्वियसली आप वॉच बनाते तो आपका पहला अप्रोच होता है कि मैं किसी वॉच रिटेलर के पास में जाऊंगा कि आप मेरी वॉचेस बेचिए। तो मैंने भी वही किया था स्टार्टिंग में। मैं बहुत सारे, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के तो हर वॉच रिटेलर के पास गया था मैं, और सबने मुझे एक चीज बोली थी, एक आदमी को छोड़ के, कि इंडियन वॉच ब्रांड हम कैसे रख सकते हैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड के बगल में, आपकी घड़ी महंगी क्यों है, इंडिया से महंगी घड़ी कैसे बन सकती है। तो ये जो माइंडसेट था, इसको फाइट करने में हमें बहुत लंबा समय लगा है कि इंडिया से भी वर्ल्ड क्लास वॉचेस बन सकती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये माइंडसेट चेंज करने में मुझे 7-8 साल लगे। ये सिर्फ माइंडसेट की बात थी या फिर वाकई में स्विस ब्रांड्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से या क्वालिटी वाइज उनके साथ compete करना भी बहुत जरूरी था? मतलब कैसे आपने स्विस ब्रांड्स वाली जो मार्केट, जिसका पूरा एक ऐसी मार्केट जहां पे स्विस ब्रांड्स का दबदबा, वहां पर आपने घड़ियों के सेक्टर में मेड इन इंडिया उसको लाकर ग्लोबल ब्रांड के तौर पर, लग्जरी ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश किया? कैसे? ये एक लंबा प्रोसेस है मैम। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। अगर देखा जाए तो हम 77 इयर्स 78 इयर्स ओल्ड यंग कंट्री है। वॉच इंडस्ट्री को अगर आप देखा जाए तो 200 साल से पुरानी ग्लोबल वॉच इंडस्ट्री है। मेरे को वॉच इंडस्ट्री में एंटर हुए हुए 13 साल हुए। बड़ी बड़ी जो स्विस ब्रांड्स है वो 100 साल से एग्जिस्ट कर रही है। जनरेशनल बिजनेस है। उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट द जर्नी हैज स्टार्टेड। आई एम नॉट सेइंग वी आर सुपीरियर टू स्विस। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनसे बेटर है, बट हम ये भी कह रहे हैं साथ में कि हम उनसे कम नहीं है। बट उनको बीट करना है अगर, तो हमें और समय देना पड़ेगा और इन हाउस मूवमेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे। बहुत सारे चीजें हैं जो वक्त के साथ में होंगी। अभी सिर्फ 13 साल हुए हमको, शायद आने वाले 20 साल में हम वो स्टेप भी क्रॉस कर जाएंगे। चुनौतियों की बात आप कर रहे थे, जब अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सफर बहुत मुश्किल था, आसान नहीं रहा, बहुत सी चुनौतियां आई। कई बार ऐसा भी लगा कि कहाँ फंस गया हूं, आकर छोड़ दिया जाए सब कुछ, ऐसा दौर भी आया? बहुत बार हुआ है लाइफ में। मतलब जब जर्नी स्टार्ट करी बहुत इजी नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। एक ऐसा समय भी देखा है मैंने लाइफ में जब मेरे बैंक अकाउंट में 33 रुपए थे और मुझे नेक्स्ट डे सैलरी देनी थी। मतलब इस स्टेज से भी गुजरा हूं मैं अपनी लाइफ में। कई बार हुआ कि गिव अप कर देते, वापस चले जाते। मैंने अपना मास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो मन हुआ कि वापस इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप देखते हो अपने पीयर्स आगे बढ़ रहे, पैसा आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा सक्सेसफुल है, तो आपको लगता है कि मैं अपना समय यहाँ पे क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। बट फिर कहीं ना कहीं कुछ था वॉचेस के अंदर जो मुझे रोक के रखता था कि नहीं, शायद यही मेरी डेस्टिनी है, और मैं लगा रहा इसके ऊपर, और शायद आने वाले 50 साल भी यहीं लगा रहूंगा। तो अब तो वो दौर खत्म हो गया ना, अब तो वापसी का कोई दरवाजा खुला नहीं है ना, अब तो सब बंद हो गया। अब तो सब बंद हो गया। अच्छा, अभी आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि साहब उनके साथ आप compete नहीं कर सकते हैं। मुझे याद आता है भारत में जब वो सदियों के इंतजार के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो एक घड़ी, राम मंदिर वाली घड़ी, वो खूब सुर्खियों में आई, और वो स्विस ब्रांड की घड़ी थी और लाखों की उसकी कीमत थी। उस घड़ी को देखकर मन में ये बात आती थी कि हमारा अपना राम मंदिर और इसकी मार्केटिंग और इसका फायदा जो है वो एक विदेशी स्विस कंपनी जो घड़ियां बनाती है वो एक तरीके से फायदा उठा रही है। अभी आपसे बातचीत करके मुझे पता चला कि जो जयपुर वॉच कंपनी है उसने भी राम मंदिर की थीम पर घड़ी बनाई। मार्केटिंग की वजह से मात खा गए, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केटिंग मसल पावर, सेलिब्रिटी मसल पावर जो विदेशी ब्रांड्स के पास में है वो हमारे पास में नहीं है। आई एम ओपनली एडमिटिंग इट। बट एट द सेम टाइम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने हमको प्यार दिया, उन्होंने वॉचेस परचेज भी करी थी। इनफैक्ट हमने राजा रवि वर्मा जो भारत के सबसे प्रसिद्ध पेंटर है, जिन्होंने हमारे सारे भगवानों को एक जीवित रूप दिया है पेंटिंग्स के माध्यम से, उनके कलेक्शन को लेके हमने आज से 3 साल पहले वॉचेस लॉन्च करी थी, जिसके अंदर भी हमने राम पेंटिंग, राम पंचायत की एक उनकी इमेज थी, उसको लॉन्च किया था वॉचेस के ऊपर। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन क्राफ्टमैनशिप, उस पर हम कई सालों से काम कर रहे हैं। बट जब कोई विदेशी ब्रांड उस पर काम करती है तो एक भारतीय माइंडसेट है कि अगर किसी विदेशी ने बनाई है तो उसको हम हमेशा ज्यादा वेटेज देते हैं। वो चेंज होगा, वक्त के साथ में चेंज होगा।
जो आप घड़ियां बना रहे हैं, ये जो पूरा स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है, इसमें जो हमारी इंडिया की स्टोरी है, उसे आप किस तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं? जैसा मैंने बताया मैम, इंडियन कॉइनेज ये हमारा पहला प्यार था, जिसमें क्योंकि हमेशा बहुत खूबसूरत सिक्के आते थे पहले। आज की डेट में कॉइनेज में वो खूबसूरती नहीं है जो पहले कॉइनेज में खूबसूरती होती थी। भारतीय कॉइनेज को हम यूज करके वॉचेस बनाते हैं। इंडियन ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट का कंसेप्ट आज की डेट में लूज हो रहा है, उसको यूज करके हम वॉचेस बनाते हैं। फिर उसके अलावा क्राफ्ट्स फॉर्म, जैसे आपने बोला फिलिग्री, उसके अलावा हैंड पेंटिंग, मिनिएचर आर्ट, इन सब फॉर्म्स को यूज करके हम बहुत सारी वॉचेस बनाते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्टोरी, इंडियन क्राफ्टमैनशिप इतनी रिच है कि उससे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आज कोई इंटरनेशनल डिजाइनर भी इंडियन क्राफ्टमैनशिप को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, तो हम भारत में रह के उसको क्यों नहीं यूज कर सकते एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए? लेकिन मार्केट, उसके लिए मार्केट बनाना, उस पर फोकस अगर नहीं होगा तो मामला थोड़ा डगमगा जाएगा। अब यहाँ पर गौरव जी हैं, गौरव जी तो दोनों कलाई पर घड़ी बांधे हुए हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन आज का जो यूथ है, आप उठाकर देखेंगे तो यूथ ज्यादातर वो घड़ी बांधना प्रेफर नहीं करता है। या तो स्मार्टफोन है सबके हाथ में, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो फिटनेस ट्रैक करने के लिए जो स्मार्ट वॉचेस हैं उसको प्रेफर करते हैं। तो इसके साथ आप कैसे compete कर रहे हैं? यूथ को आप कैसे आकर्षित कर रहे हैं कि वो हमारी जो हेरिटेज, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी वाली घड़ियां हैं उसकी तरफ आए? मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि इंडियन जो यूथ है उसका अल्कोहल कंजम्पशन ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन है। It is a good sign. Yeah. Okay. And the reason is the youth is more aware now, as it was any time, आज तक। हम लोग हमारे कल्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है आज की डेट में। हमारा रिलीजन, आप कोई भी आप रिलीजियस फेस्टिवल देख लीजिए, जिस स्टाइल से आज की डेट में फेस्टिवल मनाया जाता है, शायद आज से 10 साल पहले वैसे नहीं मनाए जाते थे। हमारा यूथ ज्यादा फोकस्ड है भारत के कल्चर की तरफ, और शायद यही रीजन है कि हमने भी सक्सेस लास्ट 5 साल में, 7 साल में ही देखी है। रीजन बीइंग यूथ का इंक्लिनेशन इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा है। जहां तक बात आपकी स्मार्ट वॉचेस और गैजेट से compete करने की थी, सो डेफिनेटली एक टाइम था जब स्मार्ट वॉचेस वर डोमिनेटिंग मोर देन ट्रेडिशनल वॉचेस, बट आई थिंक वो टाइम अब निकल गया है। पीपल आर बैक टू ट्रेडिशनल वॉचेस। सब लोग या तो 2 गैजेट्स पहनने लग गए हाथ में, एक हाथ में नॉन स्क्रीन वॉच होती है जिससे ट्रैकिंग करते हैं, और एक हाथ के अंदर ट्रेडिशनल वॉच होती है। तो आई थिंक वो टाइम निकल गया है। पीपल आर बैक टू ट्रेडिशनल वॉचेस। इंडियन वॉच मार्केट इज द ओनली मार्केट जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ है ग्लोबली एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये आपने नई बात बताई कि हमारी जो इंडियन वॉच मार्केट है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। अच्छा, मुझे बताइए कि हम क्योंकि कॉन्क्लेव 2047 लेकर आए हैं, इंडिया 2047, जो हम सबका विजन है कि हम विकसित भारत को देखेंगे। सवाल ये कि उस सपने को साकार करने के लिए जो आपका निश्चय है, ये हेरिटेज लग्जरी ग्लोबल ब्रांड बनाने का, ये जो भारतीय कंपनियां हैं, इनका योगदान आप किस रूप में देख रहे हैं? मैम, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस, हम लोग क्विक बिजनेस बनाए, क्विक यूनिकॉर्न बने और क्विकली बंद हो जाए, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे कैपिटल लॉस होगा। जबकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बनाए जो एक जनरेशनल बिजनेस है, जैसे कई कंपनीज हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से काम कर रही है, वही डेवलप्ड नेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है। एंड आई थिंक यूथ का फोकस भी, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर वैल्यूएशंस कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन इतना हो गया, हमारा इतना फंड रेज हो गया, उसकी जगह अगर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ब्रांड बनाने पे काम करेंगे तो विकसित 2047 का जो सपना है देश का, वो तभी पूरा हो पाएगा। यही एक वजह भी मानते हैं आप कि हम देखते हैं कई बार नई नई कंपनीज आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बड़े हाइप के साथ आते हैं, लेकिन एकदम से टैंक कर जाते हैं। वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या? सस्टेनेबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है आपका लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन। आप शॉर्ट टर्म गोल अगर लेके चलेंगे कि मेरे को 5 साल में $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, तो आपका जिस दिन वो टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपका काम करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव अचीव्ड योर लाइफ गोल। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि आज मैं नहीं, मेरी आने वाली 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां इस बिजनेस को चलाएंगी, तभी जाके आप एक सॉलिड फाउंडेशंस वाला बिजनेस बना पाएंगे जो आने वाले 50-100 साल तक चल पाएगा।
एंड आई थिंक ऐसे ही बिजनेसेस होंगे जो लॉन्ग टर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे इस देश में। आपकी कंपनी, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और आप अपनी लेगेसी, आपको क्या लगता है किस रूप में याद रखी जाएगी? मेरी लेगेसी मैं खुद तो डिसाइड नहीं कर सकता, बट मैं अपने काम से ये जरूर स्थापित करना चाहूंगा कि किसी ने तो अटेम्प्ट किया था भारत से एक लग्जरी ब्रांड बनाने का, किसी ने एक ऐसी कैटेगरी में एंटर किया था जिसके अंदर कोई प्लेयर मौजूद नहीं था उस समय पे, एक माइक्रो ब्रांड कैटेगरी जो होती है उसमें कोई प्लेयर मौजूद नहीं था उस समय, एंड एक ऐसी ब्रांड जो मेरे जाने के बाद भी शायद कई पीढ़ियों तक चलती रहे। और जो ट्रेडिशनल और हेरिटेज से जुड़े जो बिजनेस हैं, उन बिजनेस मॉडल्स के लिए आपको लगता है कि ये सबसे बढ़िया टाइम है उनके फ्लरिश करने का, उनके फलने फूलने का? देखिए, क्राफ्टमैनशिप, हैंडवर्क आज की डेट में जितना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल लेवल पे भी, ग्लोबल डिजाइनर्स भी ले लीजिए आप, ग्लोबल ब्रांड्स को भी ले लीजिए, जितना उस काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है आज से पहले ऐसा कभी नहीं था। हम लोग एज अ ब्रांड जयपुर वॉच कंपनी, हम लोग भी बहुत सारे डिजाइनर्स के साथ में काम करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट्समैन के साथ में भी काम करते हैं, आर्टिजन्स के साथ में भी काम करते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को कंटिन्यू कर पाए। इफ यू पे देम वेल, वो आपके साथ काम करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी एक लगाव होगा, झुकाव होगा टू कंटिन्यू द बिजनेस। अच्छा, कुछ एंगेजिंग से सवाल रखते हैं। मुझे बताइए, आपकी इतनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो आइडिया ऑफ इंडिया है उससे सबसे बेहतर तरीके से तालमेल करने वाला आपका प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सी घड़ी को आप मानते हैं? मेरे हिसाब से बाग कलेक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर है। देखिए, ये घड़ी मैंने 2022 में लॉन्च करी थी। हाँ। प्रधानमंत्री ने तो अभी 8-9 महीने पहले ही ये घड़ी यूज करी है, बट 2022 में हमने इसलिए लॉन्च करी थी, वो था 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन था भारत के अंदर, और ये एक ऐसी घड़ी है जिसके ऊपर 1947 इंडिया बहुत बड़ा बड़ा इस पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पे जो शेर बना हुआ है इस घड़ी के सिक्के के ऊपर, वो शेर ही हमारी मेक इन इंडिया के लोगों की इंस्पिरेशन है। तो इससे बढ़िया कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है इंडिया का, जिसके अंदर मेक इन इंडिया का लोगो भी है, 1947 जो हमारे लिए एक बहुत स्पेशल ईयर है वो भी मेंशन्ड है, और इंडिया भी लिखा हुआ है। कुछ नई प्रोडक्ट लाइनअप जो आने वाली है? बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एक ऐसे कलेक्शन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम 14 क्राफ्ट फॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं रिस्ट वॉचेस के अंदर, नॉट जस्ट हैंड पेंटिंग और मिनिएचर आर्ट, रियल क्राफ्ट फॉर्म्स। और उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे रियल क्राफ्ट फॉर्म्स को? मिनिएचराइज्ड वर्जन्स ऑफ दोस क्राफ्ट फॉर्म इनटू वॉचेस। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सी घड़ी है आपकी बनाई हुई? देखिए, जैसे एक बाप के लिए उसके बच्चे सब बराबर होते हैं, सेम मेरे लिए, क्योंकि सारे कलेक्शन मेरे लिए बहुत प्रिय है। हाँ। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि आपके दिल के करीब कौन सा कलेक्शन है, बट राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स का जो कलेक्शन हमने लॉन्च किया था वो काफी स्पेशल कलेक्शन था हमारे लिए, क्योंकि एक तरह से भारत के सबसे महान आर्टिस्ट है, और हमारी आज की जनरेशन शायद जानती भी नहीं है राजा रवि वर्मा कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो एक दिन एक दोस्त से सवाल जवाब हो रहा था, पूछ रहे थे कि फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, किन के बारे में आप जानते हैं, तो मैंने नाम लिया राजा रवि वर्मा, तो वो बोले कि हम तो जानते भी नहीं है। तो मैंने बोला, आपको पता है आपके घर में जो फोटो लगी हुई है भगवान की जिसकी आप पूजा करते हैं, वो किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने। तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन आई थी कि जब भारत अपने आर्टिस्ट को लूज कर रहा है, ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट को, तो क्यों ना उनको रिवाइव किया जाए। तो इसलिए राजा रवि वर्मा कलेक्शन आई थिंक मेरे दिल के सबसे करीब कलेक्शन। सीधे तो आप इतनी बड़ी देश सेवा कर रहे हैं ना, जो आपका बिजनेस मॉडल है वो सीधे सीधे देश सेवा से भी जुड़ता है, कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जिसको लोग भूल रहे हैं, उसको दोबारा से लोगों के बीच लेकर जाना। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर जो घड़ी है वो तो उन्होंने खुद बांधी हुई है अपनी पसंद से। अगर आपके पास मौका होता तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयपुर वॉच कंपनी की कौन सी घड़ी गिफ्ट करते? मैं उनको 14 घड़ियां गिफ्ट करता, जो 14 क्राफ्ट ऑफ इंडिया के कलेक्शन की 14 घड़ियां है, जिसके अंदर भारत की 14 अलग अलग प्रांतों की 14 क्राफ्ट फॉर्म्स है।